कहलगांव के जनता ही क्वेश्चन है, जो कि आप तक पहुंच पाए, जो नहीं पहुंच पाए। लोगों का कहना है आपके पिताजी जो स्वर्गीय सदानंद बाबू हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन काल कांग्रेस को दिया। स्वर्गवास भी हुए तो कांग्रेस में ही हुए, लेकिन उनके स्वर्गवास के कुछ महीने उपरांत आपने कांग्रेस छोड़ दिया। क्या वजह रह गई? आपके पिताजी ने पूरा जीवन काल कांग्रेस की सेवा किया और आप कांग्रेस छोड़ के निकल गए, जदयू में चले गए, क्यों? ये सब चलता रहा, हमको चुनाव लड़ना था। यद्यपि मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जून 2020 में बुला के कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जदयू इच्छुक है आपको टिकट देने के लिए। आपके पिताजी 30-32 साल विधायक रहे जी, लेकिन आज के डेट में जो विधायक हैं या जो सांसद बन गए या जो मंत्री बन गए, अभी मंत्री पद पर रहते हुए, सांसद पद पर रहते हुए अपने बेटे को ला रहे हैं राजनीतिक में और ला के विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने पिताजी से आपने कभी जीते जी जिक्र नहीं किया अपने विधायक बनने की? मुख्यमंत्री जी को जब मेरे पिताजी ने आग्रह किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, अपने पुत्र को लड़ाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत है सदन में, आप रहिए, और अगर बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो हम सुल्तानगंज या किसी अन्य विधानसभा से उनको लड़ा सकते हैं। आपका जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में सब सीट बंटवारा को लेके तो क्या बात हुई? यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी में सीट जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है जदयू में सीट जा रहा है। आखिर क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में कि आपको सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपकी सरकार है राज्य में, लेकिन कहलगांव में आज तक जाम का समस्या खत्म नहीं हुआ। रोड भी बन रहा है, एनएच रोड भी बन रहा है, अच्छा रोड भी बन चुका है, लेकिन जाम का समस्या सर क्यों खत्म नहीं? बताइए। एक रोड है स्टेशन, कहलगांव स्टेशन से ब्लॉक जाने का, जिसमें अनुमंडल है, अंचल है, एसडीओ ऑफिस है, डीसीएल कार्यालय है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, लेकिन उस रोड की हालात ये जो 5 साल रहा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता को इतनी परेशानी हुई, इसके लिए क्या सहानुभूति आप बताइए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव बहुत नजदीक है, अब कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगना है और बिहार का सबसे हॉट सीट है कहलगांव। मेरे साथ स्वर्गीय सदानंद बाबू के पुत्र सुवर्ण जी हैं। स्वर्गीय सदानंद बाबू का परिचय देने के लिए देना कोई जरूरी नहीं है, हमको लगता है। कहलगांव विधानसभा में खास करके जो कांग्रेस में 30 से 32 साल विधायक रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन काल कांग्रेस में दिया, लेकिन उनके सुपुत्र आज जदयू में हैं। सुवर्ण जी आज जदयू में और कहलगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की संपूर्ण तैयारी कर चुके हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद कैपिटल भारत चैनल को कि आज आप समय निकाल के हमसे भी गुफ्तगू करने आए, बहुत धन्यवाद। मेरा अपना एक क्वेश्चन है, साथ साथ कहलगांव के जनता ही क्वेश्चन है, जो कि आप तक पहुंच पाए, जो नहीं पहुंच पाए। लोगों का कहना है आपके पिताजी जो स्वर्गीय सदानंद बाबू हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन काल कांग्रेस को दिया। 30 से 32 साल के बीच लगभग वो विधायक रहे, लेकिन उनके स्वर्गवास के कुछ महीने उपरांत आपने कांग्रेस छोड़ दिया। क्या वजह रह गई? आपके पिताजी ने पूरा जीवन काल कांग्रेस की सेवा किया और आप कांग्रेस छोड़ के निकल गए, जदयू में चले गए, क्यों? देखिए, मैं 2-3 पहलू बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि पिता के साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में, जैसे उनके साथ रुचि मैं लेता था 2010 से। 2010 की एक आपको घटना बताता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनामी चल रही थी और उसमें 4 विधायक मात्र जीत के आए थे, और उस 4 विधायक कांग्रेसी विधायक में हमारे पिताजी भी थे, 3 सीमांचल से और 1 पिताजी हमारे। और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी 1.5 वर्ष लगा दी उनको विधायक दल का नेता घोषित करना। तो जो विधायक 8वीं बार जीत के आया है, उसके काबिलियत पर भी कांग्रेस को 1.5 साल का समय लग गया ये सोचने में कि इनको विधायक दल का नेता बनाया जाए कि नहीं। 2015 की घटना बताते हैं। पिताजी को विधायक दल का नेता बनाया गया और पद से वंचित कर दिया गया। तो किसी भी दल के, विधायक दल के जो नेता होते हैं, जो चुनाव होता है, वो या तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री पद पर आते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की विडंबना है, जिसको विधायक दल का नेता को पद नहीं ले सकता है, मंत्री नहीं बन सकता। हाँ, उनके नीचे के सारे लोग मंत्री बन गए और उनको पद नहीं दिया गया। चलिए, ये सब चलता रहा, हमको चुनाव लड़ना था। यद्यपि मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जून 2020 में बुला के कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जदयू इच्छुक है आपको टिकट देने के लिए। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल कठिनाइयां थी जिसके कारण मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा। और प्रैक्टिकल क्या थी कि पिता को अपने पद से, विधायक पद से, विधायक दल के नेता से, कांग्रेस पार्टी, तीनों से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता, जो मुझे
ठीक नहीं लगा। जो लगा कि इस पद जो उन्होंने पाया है वो अपनी काबिलियत या अपनी मेहनत से पाया था। तो ये सारी बात थी। उसके बाद 2020 की बात बताता हूँ। बीमार पड़े 21 में, और मैं पिता को लेके 40 दिन 45 दिन दिल्ली में रहा। लगातार कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी और राहुल जी से संपर्क, उनके कार्यालय को संपर्क करता रहा कि दिल्ली में एडमिट हैं, किसी समय 5 मिनट भी समय निकाल करके आ जाते तो इनको एक लगता कि इस सबसे कठिनतम समय में हमारे पार्टी के लोग आए मिले, तो उस बात था। नहीं समय निकाल पाए। 45 दिन में 10 मिनट समय निकालना उनके लिए कठिनाई का समय रहा। पता नहीं क्या था। आपसे बात होती थी राहुल गांधी जी नहीं, उनके पीएस को रेगुलर मैं अपडेट करता था। उनके पीएस को मैं रोज हर दिन मैं सूचित करता था कि आज शायद कार्यक्रम बन जाए, तो दोनों जगह। लेकिन वहीं हर शाम माननीय मुख्यमंत्री जी एक आध दिन छोड़ दें तो हमसे बात करते थे। नीतीश कुमार जी। सोचिए, मैं उनके दल में नहीं था, मेरे पिता कभी उस दल में काम नहीं किए, और कितनी सहानुभूति वो रखते थे और पूछते थे कि क्या हालचाल है, क्या कठिनाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो उस दौरान एक उनको वहाँ पर से एयर एम्बुलेंस के थ्रू लाना था, जिसमें मुझे कठिनाई हो रही थी क्योंकि काफ़ी खर्च हो चुका था। तो मैंने 2 दिन का समय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मांगा कि 2 दिन में मैं एयर एम्बुलेंस अरेंज करके इनको शिफ्ट कर लूँगा दिल्ली से पटना। जी जी। तो वो मुझे वो साधन व्यवस्था करने में समय लग रहा था, तो मैंने 2 दिन का समय मांगा था। ये जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को हो गई और उन्होंने ही एयर एम्बुलेंस अरेंज कर दिया, क्योंकि नियम बिहार सरकार का ये है कि पटना से अगर दिल्ली कोई पूर्व सदस्य बिहार विधानसभा के या वर्तमान सदस्य जाना चाहे तो उनके लिए ये व्यवस्था है, लेकिन लाने की व्यवस्था नहीं है। तो वो था, उन्होंने मदद किया। फिर अपने निजी सचिव को मेरे पटना में जो क्यूरिस अस्पताल में इलाज चल रहा था वहाँ भेजा कि किसी तरह की अगर इसको आर्थिक दिक्कत है तो भी अगर कोई सहयोग चाहिए तो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। तो लगा कि ऐसे मुख्यमंत्री जो पार्टी से नहीं जुड़े हो, कोई स्वार्थ नहीं हो, अंतिम दौर में कोई आदमी हो, उसके परिवार और उनके हित के लिए हर वो संभव चीज कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी से जुड़ना मुझे लगा कि सचमुच में अच्छा है, और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। आपके पिताजी की स्वर्गवास हुई, हाँ। आपको कांग्रेस से सपोर्ट नहीं मिला, हाँ। आपका ही कहना है, तो मजबूरी मुझे दल छोड़ना पड़ा और इधर नीतीश कुमार से अच्छा आपको सहयोग मिला। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस में आ, मेरे लिए सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं था, और मुझे दिख भी नहीं रहा था कि कहाँ मैं आगे जा पाऊंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में ये निश्चित लग रहा था कि एक पिता तुल्य और मानस पिता स्वरूप एक मुझे अभिभावक मिले हैं, जो मुझे राजनीति की सीढ़ी चढ़ने में मुझे सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। सर, एक बात हम और जानना चाहते हैं। आपके पिताजी 30-32 साल विधायक रहे जी, लेकिन आज के डेट में जो विधायक हैं या जो सांसद बन गए या जो मंत्री बन गए, अभी मंत्री पद पर रहते हुए, सांसद पद पर रहते हुए अपने बेटे को ला रहे हैं राजनीतिक में और ला के विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने पिताजी से आपने कभी जीते जी जिक्र नहीं किया अपने विधायक बनने की? देखिए, इच्छा जरूर थी कि चुनाव लड़ लूं और बनूं, लेकिन मेरे पिता का एक उद्देश्य था। वो बोलते थे कि हम दोनों में कोई एक ही चुनाव लड़ेगा, या मैं लड़ूंगा या तुम लड़ना, दोनों नहीं राजनीति में रह सकते। तो ये इस बात से अडिग रहे। 2015 का वाकया बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मेरे पिता ने आग्रह किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, अपने पुत्र को लड़ाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत है सदन में, आप रहिए, और अगर बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो हम सुल्तानगंज या किसी अन्य विधानसभा से उनको लड़ा सकते हैं। तो उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि नहीं, जब भी ये लड़ेगा कहलगांव से लड़ेगा, और हम दोनों में एक ही चुनाव लड़ेगा, या मैं लड़ूंगा या ये लड़ेगा। मैं सर, ये कहलगांव हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि आपका जो एनडीए गठबंधन है
एनडीए गठबंधन में सर सीट बंटवारा को लेके तो क्या बात हुई? यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी में सीट जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है जदयू में सीट जा रहा है। आखिर क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में कि आपको सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, एक चीज बता दें, ये तो शीर्ष नेता का निर्णय होगा कि वो किसको सक्षम और किसको योग्य और किसको जिताऊ समझते हैं, उसको वो टिकट देंगे। ये कहलगांव विधानसभा की जनता के लिए क्या तैयारी है चुनाव में, ये बताइए। चुनाव में नहीं, आपने क्या क्या तैयारी किया? नहीं देखिए, तैयारी, आपको अगर किसी रेस में दौड़ना है तो आप उसकी तैयारी एक दिन पहले नहीं, बरसों से करते हैं। और मैं समझता हूं कि चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार 4.5 वर्ष मैं इस क्षेत्र की सेवा में था। ठीक है, अभी काम हो पाता था, नहीं भी हो पाता था, लेकिन ये नहीं मैं किसी को लौटाया हूं कि मैं करूंगा नहीं। तो जो मुझसे बन पड़ा, जहां तक बन पड़ा, मैं प्रयासरत हूं। तो मैं तैयारी में हूँ, और जब तक आप तैयार नहीं होंगे और आप उस दिन सोचेंगे कि जिस दिन टिकट मिलेगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो ये नहीं होता है। राजनीति में आपको निरंतर लगाए रहना पड़ता है। मेरे पिताजी भी 90 और 95 2 बार चुनाव लगातार हारे, और लोग ने कह दिया था कि आप, इनकी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन 2000 में वो जीते और स्पीकर बने। तो निरंतरता चलती रहनी चाहिए, प्रयास आपका चलता रहना चाहिए। आपकी सरकार है जी। राज्य में, लेकिन कहलगांव में आज तक जाम का समस्या खत्म नहीं हुआ। अच्छा, रोड भी बन चुका है, लेकिन जाम का समस्या सर क्यों खत्म नहीं, बताइए हमको। नहीं, एनएच तो अभी कंप्लीट, जो एनएच लगभग 80% कहलगांव से भागलपुर कंप्लीट हो गया सर। नहीं, तो वो है कठिनाई, जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट में, जहाँ वो कास्टिंग करने लगता है तो वन वे हो जाता है। दूसरी हमको जो मूलभूत समस्या दिखती है, वो बड़ी गाड़ियों का परिचालन दिखता है, और जनरली नो एंट्री हर जगह मान्य होती है कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक ही बड़ी गाड़ियां चलेगी, लेकिन चलता तो दिन भर है। हाँ, तो ये अभी जो वर्तमान में व्यवस्था है, या जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या जिला प्रशासन को कहा गया है, किस दिशा निर्देश में काम करा, तो मैं इसकी गहराई में नहीं जाता हूं, लेकिन ये उनकी सोच और उनके समन्वय की बात है। मैं समझता हूं कि दिन में बड़ी गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। अभी एक रोड है स्टेशन, कहलगांव स्टेशन से ब्लॉक जाने का, जिसमें अनुमंडल है, अंचल है, एसडीओ ऑफिस है, डीसीएल कार्यालय है, रजिस्ट्रार ऑफिस है जी। लेकिन उस रोड की हालात ये जो 5 साल रहा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता को इतनी परेशानी हुई, इसके लिए क्या सहानुभूति आप बताइए। नहीं, सहानुभूति की बात मैं बताता हूँ। इसके मुझे उस सड़क में जाते आते ये समझ में आया कि इसकी मूलभूत समस्या जल जमाव की है। तो जल जमाव हेतु मैंने 2023 में चिट्ठी लिखी ग्रामीण कार्य विभाग को, और उसके माध्यम से ये उल्लेख किया कि दोनों तरफ सड़क के नाली का निर्माण होना चाहिए। संभवतः निर्माण होना शुरू हो गया है, और जब तक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा, ये सड़क जो है सही से नहीं रह सकती। ये अपेक्षा मैं कर सकता हूं कि ये मैंने प्रयास किया, इस चीज को थोड़ा और जल्दी हो सकता था, लेकिन आप सदन में रहिएगा तब ये आवाज जल्दी उठा सकते हैं। लेकिन मैंने तो पत्राचार के माध्यम से माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य को आग्रह किया था कि इसको तत्परता से देख लिया जाए। लेकिन ठीक है, 2025 में भी आपको दोनों तरफ नाली बनते हुए दिख रही होगी। तो प्रयासरत हूँ, हर समस्या जो मुझसे हो सकता है मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। कुछ योजना आपके नीतीश कुमार जो है जनता को दे रहे हैं, जैसे सर 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं जी। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दे रहा है सर, जो 400 था उसको बढ़ा के 1100 कर दिए, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं हमको? बोले कि जो 125 यूनिट बिजली फ्री मिला, जो वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हुआ, ये चुनाव के अंतरिम समय में क्यों हुआ? जब सरकार आपका 2020 में बना था तो 5 साल पहले आपने क्यों नहीं लागू किया? देखिए, एक मूलभूत चीज मैं आपको बताता हूँ, अंतर है। एक तो पूरे बिहार में जो वृद्धजनों को पेंशन दिया जा रहा है, ये सभी जो 60 साल के उम्र में आ जाते हैं उनको दिया जाता है। अन्य राज्यों में आप पता कर लें, ये सिर्फ बीपीएल सूची में जो रहते हैं उनको दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, 2024 के अगस्त महीने में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए आग्रह किया था, पत्र भी दिया, खुद जाके भी आग्रह किया कि इस 400 को 1000 किया जाए, और ये जो
100 यूनिट फ्री दिया जाए। तो इस बात में बहुत लोगों का राय विचार करते हुए इसको लागू किया गया। और आपको बता दें, मैंने तो 1000 का कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 1100 कर दिया। मैंने 100 यूनिट फ्री का आग्रह किया था, वो 125 कर दी। तो ये लगता होगा लोगों को कि चुनावी स्टंट है, सारी चीजें, लेकिन एक वित्तीय बजट जो होता है ये मार्च के बाद चालू होता है वित्तीय वर्ष। तो जो पुराने प्रावधान हो जाते हैं उसी हिसाब से आपके अनुरूप में खर्च करना पड़ता है। वित्तीय साल जो होता है अप्रैल मई से शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि जून से इन्होंने काम शुरू कर दिया। आपकी बात मानते हैं, आपने कहा वित्तीय साल अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन जब 2020 में आपकी जो सरकार बनी तो 21 के अप्रैल में आपने ये क्यों नहीं लागू किया, जो 24 के बाद आपने 25 में आके लागू किया? नहीं तो देखिए, अब सबके प्रावधान का बजट का आकार होता है, धीरे धीरे बजट आपका बढ़ता है। अभी जो बिहार सरकार का बजट का आकार है वो 2,75,000 करोड़ का प्रावधान करना होता है। एक दिन में आप चाहिएगा कि एक पूरे बिहार में 1,63,00,000 वृद्धजनों को पैसा दिया जा रहा है, तो उसका प्रावधान करना होता है। मैं नहीं समझता हूँ कि जो आप अचानक से कोई निर्णय ले सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन से राज्य चलता है, जितना सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन होगा उससे काम चलता है। तो उसकी व्यवस्था उन्होंने की, सबको देखना था, ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर अछूता रह गया। तो हर सेक्टर में पुश किए हैं। आप एक बात बताइए, आपका विपक्ष में भी महागठबंधन है, कांग्रेस है, आरजेडी आपके बिहार में, उसका कहना है कि सरकार जो हमने योजना के लिए जनता को बताया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1500 वृद्धा पेंशन देंगे, माँ बहन सम्मान योजना 2500 देंगे, उसी की सरकार नकल करके कुछ कम करके चालू कर दी है। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, महागठबंधन के जितने नेता बोलते हैं तो उनसे पूछिए ना कि जब आप साहब मुख्यमंत्री जी के साथ थे तो कहाँ एक चिट्ठी लिखी हुई है आपकी कि 1100 कर दीजिए और 2000 कर दीजिए, या हाथ पकड़ के किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहवाया है कि हम लोग चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं हो रहे हैं? तो ऐसा कोई दिखा दे प्रमाण की तेजस्वी जी लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, किस तरह का प्रमाण है कि हम लोगों ने चाहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कहा तो रहे तेजस्वी जी की, हाँ 17 महीना में नौकरी 5 लाख दे दिए। अरे तो वो दिखा दे ना, लिखा हुआ कि हम लिखे थे चिट्ठी मुख्यमंत्री जी कर दिए, तो वो प्रमाण है उनके पास, तो एक चिट्ठी दिखा दे, हम तो मान लेंगे। अरे कह देना, तो ये लोग को तो गप करने की आदत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को देखें इस तरह का कहीं प्रचार प्रसार करते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं, बोलते कम है, काम पर विश्वास करते हैं, और जनता इसीलिए उन पर विश्वास करती है। बोलने वाला वो बोलते रहिए, काम विपक्ष तो कह रहा है कि चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ मान लीजिए, अरे आप थे 15 साल, तो आप क्या विशेष किए हैं? तो आप बता दीजिए, कुछ उपलब्धि है। आप बीच में 1.5 साल रहे तो बता दीजिए कि आपने आप ही के विभाग में, उन्हीं के विभाग में, 2-3 विभाग वो रखे हुए थे, तो उस विभाग में बता दें कि उत्कृष्ट काम क्या उन्होंने किया। आप बता दें कि आपने वही 5 लाख नौकरी गिना रहा है, वो तो कह रहे हैं हम ही दे दिए। अरे नीतीश कुमार कह रहे थे कि बाप घर से देगा, कि अपने बाप घर से हम दे दिए। हाँ, तो शिक्षा विभाग जो है वो उनके अधीन नहीं था। शिक्षा विभाग, पुलिस में हर जगह वो नौकरी निकाले, नर्स के लिए नौकरी निकाले, डॉक्टर के लिए निकाले, हर जगह वैकेंसी निकाले। वो बोल रहे 5 लाख नौकरी दी है। अच्छा चलिए ना, तो वो लिखा हुआ वही कह रहे हैं कि कैबिनेट नोट जो प्रिपेयर होता है, बनता है कैबिनेट नोट, वो मुख्यमंत्री कार्यालय बनाता है। तो वो अपने घर से कैबिनेट नोट बना के लाए थे और डायरेक्टली वहां दे दिया और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी। ऐसा थोड़ा होता है, कुछ नहीं। ये सब जब छूट गया साथ तो बोलने लगे कि हमने दिया। कोई उपलब्धि आज 1.5 वर्ष ये रहे, एक उपलब्धि गिना दे कि मेरे मंत्रित्व काल में हमने ये बड़ी उपलब्धि थी। 20 साल से सरकार लगभग है सर, 2005 से लेकर 2025 तक लगभग सरकार रही। आप बताइए युवा के लिए आपने क्या किया? युवा जो प्लान कर रहे हैं बिहार से, बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री कहा गया सर, यहाँ से लोगों को आपने ट्रेन दे दिया, आपने प्लेन दे दिया, लेकिन आपने युवा को आज तक रोजगार नहीं दिया। इस पे क्या है आप बताइए। देखिए एक चीज बताते हैं, जिस सूरत हाल में बिहार मिला था 2005 से, तो उसको पहले सुदृढ़ लगा बनाने में। 2015 आते आते हम लोगों ने सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली, और अब जो इस बार है 2024 में सिर्फ 2 ही हम लोग का टारगेट है, फैक्ट्री और नौकरी। तो मैं मानता हूँ किसी भी जो 15 साल पीछे धकेल दिया गया हो किसी राज्य के डेवलपमेंट को, चरवाहा विद्यालय जैसे विद्यालयों का चलन होता हो, और
खुद शीर्ष पद पर बैठे हुए आदमी हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो राज्य के बारे में कोई सोचता है? यहाँ फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचेगा? कौन लगाएगा यहाँ फैक्ट्री जब दिनों दिन अपहरण हो जाता होगा? तो उस चीज को विश्वास जगाना कि कानून का राज यहाँ स्थापित है, स्कूल यहाँ पर है, 22 घंटे बिजली रहती है, पानी की व्यवस्था है, सारे लोग समृद्ध हो, तब तो आप फैक्ट्री की बात कीजिएगा। तो ये एक प्रक्रिया है। और मैं मानता हूँ अभी बेगूसराय में लगा है पेप्सी की फैक्ट्री, एथेनॉल का प्लांट, फैक्ट्री है। हाँ एथेनॉल का पूर्णिया में लग गया है, मुजफ्फरपुर में बैग की फैक्ट्री लग गई है, लेदर बैग बन रहा है। तो अब विकास तेजी से इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें आ रहा है, और मुझे लगता है कि 2025 से 30 के बीच में मैं मानता हूँ कि बिहार से प्लान रुक जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि आपने हर महिलाओं को जीविका के थ्रू 10-10 हजार रुपया देके आप वोट खरीद रहे हैं। तो कम से कम 10,000 उनके अकाउंट में पहुंचाया है। यहाँ पर तो 2,500 के नाम पर 300 रुपया लूटने लगे हैं ये लोग। तो ये तो जो कहे ना कि 2,500 मैया योजना, क्या क्या योजना के तहत वो देंगे, तो उसके पहले फॉर्म भरवाने पर 300 रुपया ले लिए।